हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी बच्चे बैंक्स के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, उनके लिए गुड न्यूज़ है। 2026 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी को शुरू की करेंगे। देखिए वो तो सब आता ही रहता है। आप तैयारी जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना देखो कवर करना आसान रहेगा, उतना इजीली आप उस दिन से करंट अफेयर्स कवर कर सकोगे। आपको कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इस कोर्स में आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाती है बाय एक्स मैनेजर्स जिन्होंने खुद बैंक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। देन 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है आपको। सिलेबस का सारा कवरेज होगा आपका, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा और डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और जो कोर्स है ये आपके देखिए 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका जो है इसमें आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। प्रो वर्जन में ऑनलाइन तो सब अवेलेबल होगा, प्लस आपको फेज़ 2 की आरबीआई की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। आपके स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस है 4899, आफ्टर डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट चल रहा है अभी इस पर। प्रो वर्जन का है 8499 और ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, 60% डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी लीजिए और अभी अपने जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कोर्स को लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए अब आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। और ये आपकी कहाँ हो रही है? आपकी संविधान सदन न्यू दिल्ली में हो रही है आपकी कॉन्फ्रेंस। जो ये कॉन्फ्रेंस है ये जनवरी में आपकी हुई है। 61 कंट्रीज़ के देखिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और थीम क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? आपकी इफ़ेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन कभी ये कॉमनवेल्थ यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आती थी। तो वो सारी कंट्रीज़ मिलके आपकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बनाती हैं। 56 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज़ इसमें हैं। लेकिन अब क्या है, जो इसका मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ का वो सारी नेशंस के लिए ओपन हो चुका है, तभी अब 61 है ना इसके मेंबर्स। चलिए और हम थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं जो अभी कॉमनवेल्थ में जितने आपके 61 कंट्रीज़ हैं। 2.7 बिलियन पीपल इसमें हैं, नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। और इसमें देखिए इंडिया और बहुत छोटे से छोटे देश, नायरू, काफ़ी इसमें आते हैं। और हेड कौन है पूरे कॉमनवेल्थ का? किंग चार्ल्स थर्ड, वो सिंबॉलिक हेड है। और सेक्रेटरी जनरल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके कॉमनवेल्थ की हैं शर्ली आयोरकर बॉचवे, जो घाना से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट है 78th आर्मी डे। तो ये हर साल आपका जनवरी 15 को मनाया जाता है इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए, और इस साल 78 था इसका मनाया जा रहा है। और देखिए क्या हुआ था, जनवरी 15 1949 में इंडियन आर्मी एक तरह से इंडियन आर्मी के हेड चुने गए थे। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल के एम कारयापा जी। बाद में वो फील्ड मार्शल बन गए थे, उनका ऑब्वियसली ओहदा बढ़ गया था, लेकिन उस टाइम वो लेफ्टिनेंट जनरल थे और वो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। चलिए नेक्स्ट है पोंडुरु खाड़ी, उसको जीआई टैग मिला है। ये इसे क्या है, लोकली पोंडुरु खाड़ी को पटनूलू भी कहा जाता है और ये बिलोंग करता है आपका श्री करिकुलम डिस्ट्रिक्ट। और बेसिकली इसकी क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी है, मैनुअली ये बनाई जाती है, इसलिए ये बहुत ग्लोबली रिनाउंड है। तो ये जो आपका है किस चीज़ में यूनिक है, तो सबसे पहले ना इसका क्लीनिंग मेथड बहुत यूनिक होता है। इसमें क्या है, ये इकलौता ऐसा फैब्रिक है पूरे आपके वर्ल्ड में जिसमें कॉटन को जो वलूगा फिश होती है ना उसकी जॉ बोन से साफ़ किया जाता है। तो इससे क्या है, सारी इम्प्योरिटीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है और जो फाइबर है वो सॉफ्ट और सिल्की रहता है। ये इसका सबसे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। देन जो पोंदुरु के स्पिनर्स हैं ना आपके, जो भी पोंदुरु खादी बनाते हैं वो सिंगल स्पिंडल चरखा को यूज़ करते हैं जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, जिसे हम गांधी जी का चरखा भी कहते हैं।
और जो ये आपका फैब्रिक है, ये बेसिकली इसके लिए हिल कॉटन, पुनासा कॉटन, रेड कॉटन, इन सबको यूज़ किया जाता है। लोकली वो लोग ग्रो करते हैं और फिर जॉवन ऑफ बेलुगा फिश से उसे साफ़ करके ये स्पिन करके इस फैब्रिक को बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स, मर्केंडाइज एंड सर्विसेज बोथ इंक्लूडेड ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2025 एस्टिमेटेड है $634.26 बिलियन। और अगर हम सेम देखें जो पिछले साल के इस पीरियड में अप्रैल टू दिसंबर 2024 था, उसमें वो 607.93 बिलियन था, यानी कि 4.33% का एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखी गई है। चलिए एक बार ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। टोटल अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, जैसे हमने ऊपर भी बात की, 4.33% का इंक्रीज़ है सेम पीरियड अगर हम 2024 की बात करें। और टोटल इम्पोर्ट्स में भी आपका इंक्रीज़ है 4.95% का। अब देखो, अगर परसेंटेज वाइज देखो, इम्पोर्ट्स में ज़्यादा इंक्रीज़ है ना, और वही फिर हमारा डेफिसिट बन जाता है। चलिए सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। तो मर्केंडाइज ट्रेड, मर्केंडाइज में देखो हमारे हमेशा एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, और यहीं पे हम लोग सबसे ज़्यादा डेफिसिट में आते हैं। एक्सपोर्ट्स में 2.44% का ग्रोथ है और इंपोर्ट्स में 5.90% का ग्रोथ है। देखो कितना ज़्यादा है। एंड जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है 5.51% की। ऑन द अदर हैंड अगर हम सर्विसेज में देखें तो उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स हमेशा हायर रहते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं। और सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स में 6.46% का ग्रोथ है, इंपोर्ट्स में 1.48% का। और हम लोग सर्विस ट्रेड सरप्लस में हैं हमेशा की तरह। और कितना है हमारा अभी तक का, हो गया दिसंबर तक का 151.74 बिलियन हम लोग सर्विस ट्रेड सरप्लस में हैं। चलिए और क्या हैं मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स। तो सबसे जो सेक्टर्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट परफॉर्मिंग, टॉप परफॉर्मिंग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपका रहा है, इंजीनियरिंग गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मा, मेरीन प्रोडक्ट्स एंड राइस, इसमें हम काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए इसी ट्रैक पे रहे तो ये एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2026 एंड ऑफ फिजिकल ईयर तक हम लोग $850 बिलियन का मार्क टोटल एक्सपोर्ट्स में आराम से क्रॉस कर सकते हैं। 600 तो हो ही गया है। चलिए मेजर हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस क्या क्या रही हैं। यूएस से 9.75%, चाइना को गया है 36.68%, यूएई में 7.49% की ग्रोथ देखी गई है एक्सपोर्ट में हमने जो किया है। और इससे ज़्यादा किस कहाँ, स्पेन और हांगकांग में भी। चलिए अब ट्रेड डेफिसिट की भी बात कर लेते हैं। मर्केंडाइज की वजह से ही होता है, मर्केंडाइज ट्रेड में ही होता है। वहाँ हमारा कितना रहा है, $248.32 बिलियन का हमें रहा है डेफिसिट। इस डेफिसिट का मेन कारण क्या है, किस चीज़ के इम्पोर्ट्स हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो हम कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी टू फ्यूल इंडियाज़ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सर्ज। देखो मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत इंडिया बनता जा रहा है, काफ़ी कंपनीज है बाहर की आके भी लगा रही हैं तो अपनी फैक्ट्रीज़। तो उससे क्या है, देखो एफडीआई तो आ रहा है, हमें बेनिफिट है, लेकिन इम्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, रॉ मटेरियल हर चीज़ हमारे पास नहीं है। और जैसे मानो अगर चिप्स ही बनाने हैं, कितना कुछ है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। और उसमें बाहर से अगर देखो और कंट्री से सामान आएगा वो महंगा ही होता है, क्योंकि उसमें आपको इतना ज़्यादा शिपिंग भी देना पड़ता है, तो उस वजह से ये सब सर्च हो रहा है। हमारा चाहे क्या कहते हैं, ये गुड्स डेफिसिट तो हो ही रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अभी भी तब भी मैनेजेबल है, चाहे हम लोग देख रहे हैं कि मर्केंडाइज डेफिसिट आपका 248.32 बिलियन का है, लेकिन अगर हम जीडीपी का देखें तो ये 1.3% ही आता है। और इसको बेसिकली कौन इतने परसेंट कम पे कौन हेल्प कर रहा है, ऑब्वियसली आपका सर्विस एक्सपोर्ट हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मार्क 7 years ऑफ वुमनिया इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन विमेन लेड MSC पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो अचीवमेंट्स देख लेते हैं जनवरी 2026 तक उन्हें क्या क्या मिली हैं इस इनिशिएटिव में। तो टोटल रजिस्टर्ड सेलर्स जो हैं आपके GEM पोर्टल में वो 2 लाख हो चुके हैं विमेन लेड MSCs के। तो देखो काफ़ी अच्छा नंबर है। ऑर्डर वैल्यू कितनी है इन एंटरप्राइजेस की, वो 80,000 करोड़ आपकी एक्सीड हो चुकी है। देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपको पता होना चाहिए अगर आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने काफ़ी न्यूज़ करते ही रहते हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। बेसिकली देखिए जो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ कोई भी है ना, उनको अगर कुछ भी ऑर्डर करना होता है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ही करते हैं। कुछ भी टेबल बेंच कुर्सी छोटी छोटी चीज़ भी करनी है वो इसी के थ्रू करते हैं, ये उनके लिए पोर्टल है।
चलिए, विमेन लेड एमएससीज जो हैं वो 4.7% अकाउंट करती हैं जीईएम के टोटल ऑर्डर वैल्यू का। सो दिस सरपासेस गवर्नमेंट मैंडेटेड टारगेट ऑफ 3%। अब देख लेते हैं वुमनिया इनिशिएटिव क्या है। तो इसे जनवरी 14 2019 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो भी चैलेंजेस फेस होते थे ना, उसको ऑब्वियसली देखने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। सो इसमें क्या है, बेसिकली उनको ट्रिपल चैलेंज देखे गए थे जो उनको फेस करती हैं: एक्सेस टू मार्केट्स, एक्सेस टू फाइनेंस एंड एक्सेस टू वैल्यू एडिशन, और इसी पर ध्यान किया गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके? देखो, मार्केट्स के लिए तो जी आपका जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसमें मैंडेट किया गया है 3% आपने विमेन एमएससी से ही लेना है, तो उस पर काम किया गया। उनकी विजिबिलिटी, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, कोई भी उसको प्रोडक्ट्स को थे, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव है। देन डायरेक्ट एक्सेस उनको मार्केट्स का देना एंड ऑन बोर्डिंग को सिंप्लीफाई करना उनके लिए। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिलीवर्स फर्स्ट एवर ONDC ऑनलाइन ऑर्डर एज लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इन्होंने पहली बार किया, उनके लिए फर्स्ट माइलस्टोन है। और ये जो ऑर्डर है इसको जनवरी 13 को बुक किया गया था और जनवरी 15 को उन्होंने डिलीवर कर दिया था। और सेलर कौन है, किसने ये ऑर्डर को प्लेस किया था? उद्यम वेल है। वो एक ONDC एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है दैट सपोर्ट्स भारत प्रेन्योर्स, यानी कि आपके कोई भी रूरल आर्टिसन फार्मर्स एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट करता है ये उद्यम वेल। अब हम मॉडल भी पूरा समझ लेते हैं। सो इंडिया पोस्ट जो है ना, वो ONDC आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। बेसिकली से गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस है। जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है ना, वैसे ही सरकार द्वारा रन हमारा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट होता है, ONDC है। अब इसका लॉजिस्टिक्स मॉडल में लॉजिस्टिक का किसने ले लिया है, कारोबार संभालिया इंडिया पोस्ट ने। वो अब ONDC का क्लिक एंड बुक मॉडल संभाल रहे हैं। अब इसमें क्या है, कोई भी सेलर्स है ना ONDC में, वो डिजिटली जनरेट कर सकते हैं इंडिया पोस्ट के साथ पिकअप रिक्वेस्ट। अब जो इंडिया पोस्ट है वो सेलेक्ट करें इंडिया पोस्ट को कि हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर ये रहेंगे। अब पार्सल जो है वो सेलर से इंडिया पोस्ट का कोई भी जाकर कलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो उसको कलेक्ट करेंगे और पार्सल को पूरा फिर वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद वो भेजा जाएगा, उसकी ट्रैकिंग देख सकते हैं, सेलर दोनों तरफ की साइड देख सकते हैं, रियल टाइम आप बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं अंटिल इट हैज़ बीन डिलीवर्ड। चलिए, ONDC देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इट इज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है। क्यों? ताकि हम ई कॉमर्स जो भी है इंडिया में उसको डेमोक्रेटाइज कर सकें। यानी कि इसको UPI ऑफ ई कॉमर्स मान लो। जैसे UPI है ना सरकार का, वैसे ही आपका ये ई कॉमर्स का UPI है। अब इसमें क्या क्या है? सो अनबंडलिंग, देखो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में क्या है ना, एक ही ऐप है जो पूरी, और हम जानते हैं एक ही कंपनी है, अमेज़ॉन की वो ऐप है या फ्लिपकार्ट की वो ऐप है, एक कंपनी है। उनमें जो सेलर्स हैं, डिलीवरी है, ये सब कुछ सारा देखने का काम आपका अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का है। लेकिन ONDC इसको अनबंडल करती है। सो यू कैन बाय फ्रॉम अ सेलर ऑन वन ऐप एंड चूज़ अ डिलीवरी सर्विस फ्रॉम अनदर। तो इसमें क्या है, एक ही जगह पे सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सेलर किसी और ऐप में देखिए, डिलीवरी सर्विस कहीं और जाके आप ले सकते हो। तो उन्होंने अनबंडल्ड कर दिया, ऐसे नहीं कर दिया कि सब कुछ एक बंडल में आपको उसी बंडल को लेना पड़ेगा। देन ये क्या है, ये एक ऐप नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है दैट अलाउ डिफरेंट ऐप्स टू टॉक टू ईच अदर। मतलब कि एक तरह से ये ऐप का मार्केट प्लेस सोच लो कि हर जगह की हर चीज़ की ऐप आपको उस पर मिलेगी। जाकर देखना भी अगर कभी ONDC देखा नहीं है। एंड ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। छोटे से छोटा किराने स्टोर के या रूरल आर्टिसंस भी ना इसमें आके अपने सामान को बेच सकते हैं। कोई उनको हैवी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें पता है कि बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे हमें देनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट है, फीमेल LFPR and WPR recorded a yearly high in December 2025. ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ब्रॉडली स्टेबल। तो ये आपका देखिए मंथली बुलेटिन आता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। सो इसे कौन आपका देता है, कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने इस बार कहा है कि लेबर मार्केट काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग नोट पे फिनिश किया है अगर हम 2025 के एंड मंथ की बात करें। चलिए दिसंबर 2025 का हम लोग देख लेते हैं डेटा। आपका जो ओवरऑल LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा है दिसंबर में 56.10 रहा है। और ये पूरे साल में अगर 2025 की आप बात करें तो इस महीने में सबसे पीक पे देखा गया है।
और ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशो की अगर हम बात करें वो रही है 53.40%। ये भी पीक रही है इस मंथ में पूरे साल में। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 4.80% रहा है। सो टर्म्स भी एक बार चलिए हम समझ लेते हैं। LFPR आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। तो ये वो परसेंटेज है कि कितना जो वर्क पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का जो काम कर रहे हैं या एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, दे आर ऑल्सो सीकिंग वर्क। सो जितना देखिए राइज करेगा ये नंबर, इसका मतलब उतने लोग ज़्यादा आपकी जॉब्स में आ रहे हैं और काम करना चाहते हैं। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR जिसे हम बोलते हैं, ये वो पॉपुलेशन है जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है। सो तभी देखो जो LFPR है वो 56.10 है और एक्चुअली जो उसमें से एम्प्लॉयड है वो 53.40 है। यानी जो गैप है ना, वो ढूंढ रहे हैं जॉब, उन्हें पर मिली नहीं है। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हमें पता ही है कि टोटल आपकी लेबर फोर्स में कितने अनएम्प्लॉयड हैं, और वो वही हो गया, वही गैप ये आ जाता है। फीमेल पार्टिसिपेशन की चलिए हम बात करते हैं। तो ये भी ईयरली हाई पर आपकी रही है। फीमेल आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35.3% हो चुका है और ये भी आपका हाईएस्ट रिकॉर्डेड रहा है 2025 में। रूरल फीमेल जो पार्टिसिपेशन रेट है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो 40.1% है। काफ़ी देखो 40% माइलस्टोन उन्होंने क्रॉस किया है। और अर्बन की अगर मैं बात करूँ वो 25.3% है, इसमें डिप देखा गया है। और फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन रेट वो आपका कितना रहा है, 33.6%। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी पिक्चर है अगर हम देखें। ऑब्वियसली इंक्रीज ही हो रहा है, पर अभी भी काफ़ी हमारे पास है स्कोप इंक्रीज़ होने का। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अगर हम लोग मंथ ऑन मंथ देखें तो बहुत नेग्लिजिबली बढ़ा है 0.1%। बट देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो किसी भी इकोनॉमी में होना ही नहीं चाहिए ना, अगर आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे पैमाने पर ग्रो करना चाहते हो। सो रूरल एरियाज़ में बेसिकली स्टेबल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेगनेंट रहा है 3.9% पे। अर्बन अगर मैं हम इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें वो स्लाइटली आपका बढ़ा है, 6.7% हो गया है पिछले महीने से। क्यों हुआ है? ड्यू टू मोर पीपल एंटरिंग द अर्बन लेबर मार्केट एट अ रेट फास्टर देन इमीडिएट जॉब क्रिएशन। और अर्बन फीमेल इम्प्रूवमेंट रहा है, तो फीमेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मॉडरेट हुआ है 9.1% पे, और उसमें डिक्लाइन देखा गया है क्योंकि ईयरली हाई आपका 9.7% था अक्टूबर में, लेकिन अब वो गिर के 9.1% आ गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे कंट्री का 4.80% के आसपास है, जो कि हाई ही है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। देन लखनऊ लीड्स एट एज यूपीज फर्स्ट ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि अर्बन यूपी की पहली सिटी बनी है जिन्होंने 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग किया है ऑफ इट्स डेली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये आपका हर साल जनवरी 16 को मनाया जाता है, और इस साल क्या है 2026 में इसकी 10th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और ये किस दिन मनाया जाता है? जनवरी 16 को आपका बेसिकली ऑफिशियली लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, और 2016 में इसे लॉन्च किया गया था, और उसी दिन को हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे मनाते हैं। चलिए हम स्कीम के बारे में जानते हैं। तो इसे जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसको कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 3 कोर पिलर्स हैं बेसिकली आपके इस स्कीम के अंतर्गत। सबसे पहले है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, जिसमें आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन आता है। तो स्टार्टअप्स जो हैं सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि वो कंप्लाई करते हैं लेबर लॉज को, एनवायरमेंटल लॉज को, उनको सेल्फ करना है, उनको कोई बड़ी सी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है, तो उनके लिए सिंप्लीफाई किया है। देन स्टार्टअप इंडिया हब बनाए गए हैं उनको नॉलेज देने के लिए। फास्टर एग्जिट उनके लिए बनाई गई है कि अगर उनको लगता है बिजनेस नहीं चल रहा है, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत अपनी ऑपरेशंस को वाइंड अप कर सकते हैं 90 डेज में, मतलब उनके लिए एग्जिट भी आसान कर दिया गया है। नेक्स्ट पिलर है फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। तो इसमें उन्हें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। सो एलिजिबल स्टार्टअप्स जो हैं वो 3 साल तक टैक्स हॉलीडे ले सकते हैं, उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।
कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जम्पशन, अगर कोई भी उन्हें बिजनेस में कैपिटल गेन्स होते हैं वो उसे अगर री इन्वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फंड ऑफ फंड्स में तो वो उनके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ पेटेंट्स कोई हैं उनको फाइल करने हैं तो उसमें भी 80% रिबेट मिलती है इन पेटेंट फाइलिंग फीस, और बहुत फास्ट ट्रैक उनकी एप्लीकेशन हो जाती है। देन इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, इसमें अटल इनोवेशन मिशन आपका लॉन्च किया गया जिसके अंदर टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में। मार्क पोर्टल बनाया गया है, ये एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए। तो देखिए काफ़ी काम किया जा रहा है उनको सपोर्ट देने के लिए। अब ये हम लोगों ने बात कर ली कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट क्या क्या है, इसके साथ साथ फंडिंग मेकनिज़म्स भी बनाए गए हैं स्कीम के अंतर्गत। तो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं जिनका भी सिर्फ कॉन्सेप्ट बना है, प्रोटोटाइपिंग हुई है, जो भी एंटर करेंगे मार्केट में उनको मिलता है। उसमें बेसिकली आपका एज ऑफ जनवरी 2026 945 करोड़ का कॉर्पस है और ऑलरेडी 3600 एंड प्लस एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट दिया जा चुका है। देन फंड ऑफ फंड्स है वो ग्रोथ स्टेज वाले स्टार्टअप्स को मिलता है और सेबी रजिस्टर्ड आपके वीसीज जो होते हैं ना वेंचर कैपिटलिस्ट उन्हीं के थ्रू मिलता है। इसमें 10,000 करोड़ का कॉर्पस है और 25,000 प्लस करोड़ की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की जा चुकी हैं। देन क्रेडिट गारंटी है, कोलेटरल फ्री डेट दी जाती है बैंक्स के थ्रू और उस पर गारंटी देती है सरकार। सो अभी तक 330 प्लस लोन्स में ओवर 800 करोड़ की गारंटीज दी जा चुकी हैं। अब ये तो हमने देख लिया सरकार क्या क्या देगी। एलिजिबल कौन कौन है, किस किस स्टार्टअप को मिलता है, तो स्टार्टअप DPIIT से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और इनमें से जो क्राइटेरिया हैं आपके हम अभी नीचे देखेंगे वो सब फुलफिल होने चाहिए। क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया में फॉर लेस देन 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद उसे स्टार्टअप नहीं माना जाता। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप या फिर LLP। देन टर्नओवर जो है उनका 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और इनोवेशन डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज ऐसी चीज़ पे उनको काम करना चाहिए। अब ये सब चीज़ें होंगी तभी उनको इसके अंतर्गत मिलेगा सपोर्ट। अब 26 की भी बात कर लेते हैं। तो देखो 2016 में जब आपकी स्कीम शुरू हुई थी 500 से भी कम स्टार्टअप थे इंडिया में, अब 2 लाख हो चुके हैं, ओवर 2 लाख। यूनिकॉर्न सिर्फ 4 थे हमारे पास 2014 में, अब वो 21-25 एक्टिव यूनिकॉर्न्स हैं हमारे पास यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। देन 50% ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं अब Tier 2 और 3 सिटीज़ से बनते हैं एंड 45% जो आपके स्टार्टअप्स हैं उसमें 1 विमेन डायरेक्टर भी हैं, मेकिंग इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर विमेन लेड स्टार्टअप फंडिंग। तो देखो काफ़ी अच्छा स्टार्टअप कल्चर हो रहा है। अगर आप शोज़ भी देखो शार्क टैंक इंडिया इतना कुछ आते हैं और इनमें क्या है पता ही तो लग रहा है कि कितने स्टार्टअप्स आपके इंडिया में बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिक रिफॉर्म्स फॉर फार्मर्स। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी शेयर्स डिटेल्स ऑफ न्यू सीड एक्ट। तो जो नया सीड एक्ट पास हुआ है उसने सीड एक्ट 1966 एंड सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 इन दोनों को रिप्लेस किया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें QR कोडेड आपके सीड्स रहेंगे, हम पहले भी इसके बारे में बात कर लेते हैं पर अब दोबारा आया है तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए 2026 एक्ट में आपका नेशन वाइड सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या है बेसिकली हर सीड पैकेट पे QR कोड लगाया जाएगा और ये मैंडेटरी है। इस कोड को फार्मर स्कैन करेंगे तो उनको पूरी उसकी स्टोरी पता चलेगी कि कहाँ से प्रोड्यूस किया गया, तो कौन डीलर है, जर्मिनेशन डेट, मतलब उनको पूरी एक तरह से उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। और अगर सीड क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से उनकी क्रॉप फेल होती है तो QR कोड एक अनडिनाएबल डिजिटल ट्रेल भी प्रोवाइड करता है टू होल्ड दी स्पेसिफिक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंटेबल। वो पूरा पता लग जाएगा कहाँ से आया था ये सीड। नेक्स्ट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड्स। तो जो नया लॉ है उसने पूरी की पूरी मॉडर्न सीड इंडस्ट्री को कवर कर दिया है, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी है, तो जितने भी सीड वेराइटीज़ हैं जो कमर्शियली सोल्ड होते हैं उन्हें रजिस्टर करना ही करना है। सो जितने भी VCU हैं वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज़, तो इसके बेस पे सारा उनका वैल्यूएशन होगा। ये देखना है कि जो सीड है वो एक्चुअली हमारी सॉइल कंडीशंस के सही है, हमारी वेदर कंडीशंस में काम करेगा, ऐसा तो नहीं है कि क्रॉप फेल हो जाएगी। तो ये सब कुछ उसका इवैल्यूएट किया जाएगा
जिसे हम BCU बोलते हैं, वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज़। देन सिर्फ ऑथोराइज सेलर्स जो होंगे ना, वही इसको सीड्स को बेच सकते हैं और उन्हें रजिस्टर होना है। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, उसे मार्केट से डिबार कर दिया जाएगा। देन जैसे कि 1966 का जो एक्ट था ना, उसमें आपके ना नए वाले जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इनके बारे में बात नहीं होती थी। ये लेटर की आपकी अपडेशंस है ना सारी, तो इसमें आपके जितने भी अब हाइब्रिड सीड्स आते हैं, जो भी है, सबके बारे में बात की गई है। पेनल्टीज़ में भी हाई किया गया है कि अगर कोई गलत फेक सीड्स बेचता है, उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। फ़ाइन जो है उसे मैक्सिमम 30 लाख तक बढ़ा दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अप टू 3 ईयर्स। और ये जो ऑफेंस ग्रेडिंग है ना, इसके लिए 3 टियर बनाए गए हैं, ट्रिवियल, माइनर एंड मेजर, और उस हिसाब से आपकी पेनल्टीज या इम्प्रिजनमेंट होगी। अब देखो, इसमें जो है ट्रेडिशनल ना कुछ फार्मर राइट्स होते हैं, जिसको लेके कहा भी गया था ये सीड एक्ट के, कि ये सीड एक्ट आने की वजह से छोटे छोटे फार्मर के जो सीड्स होते हैं जो बच जाते हैं, वो कैसे बेचेंगे, वो रजिस्टर कराएंगे, तो उसका भी इसमें ध्यान किया गया, रखा गया है। सो फ्रीडम टू सेव एंड शेयर, ये जो एक्ट है इसमें एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि ये फार्मर्स पर अप्लाई नहीं होता, जो अपने खुद के सीड्स बचाते हैं और उन्हें अपने नेबर्स के साथ एक्सचेंज करते हैं। ये बार्टर सिस्टम होता है, ये बहुत साल से देखो चलता आ रहा है, उन पर ये नहीं अप्लाई होगा। और ना कुछ जगहों पे बहुत पुरानी प्रैक्टिस है कि वो ना सीड्स बोरो करते हैं और 1.25 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी देते हैं, उसको भी पूरा प्रोटेक्ट रखा गया है, उसमें भी एक्ट आपका अप्लाई नहीं होगा। क्या ये एक्ट कहता है, क्या इसकी रिस्ट्रिक्शन है? ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करता है कि फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म सेव्ड सीड्स है ना, कि देखो क्या हर ना सीड नहीं जर्मिनेट करता, कुछ बच भी जाते हैं उनके पास। सो वो जो उन्होंने सीड्स बचाए हैं, वो किसी कमर्शियल ब्रांड नेम के अंदर नहीं अंतर्गत नहीं बेच सकते, आपस में नेबर्स को दे रहे हैं, इधर उधर दे रहे हैं, उसके लिए उन्हें रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ एक्ट जो है, उन्होंने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो भी हमारी सीड्स की देख रेख करते हैं, उनको भी उनकी पावर्स भी बढ़ाई हैं। जैसे कि आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, उस इंपोर्ट रेगुलेशन पर भी उस एक्ट में बात की गई है कि अनचेक्ड एक्सेस नहीं होगी किसी भी फॉरेन सीड की हमारे कंट्री में। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ईयर एंडेड 2025, और अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करेंगे इसके अंतर्गत। चलिए, इसमें सबसे पहले आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने इंडिया का गोल्डी लॉक्स मोमेंट का है, इसके बारे में हमने देखो पहले भी बात की थी, याद होगा आपको। सो गोल्डी लॉक मोमेंट क्या होता है? जहाँ अब हम हाई ग्रोथ होते हैं और लो हमारी इन्फ्लेशन होती है, ये तो हमें पता ही है, हम कब से देख रहे हैं ग्रोथ कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन कम है। क्लासेस इसलिए देखा करो, हर मंथ हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। चलिए, जीडीपी ग्रोथ, आपका रियल जीडीपी 8.2% से ग्रो हुआ है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और ओवरऑल अगर हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करें, अप्रैल टू सितंबर में इसका ग्रोथ कितना रहा है? 8% का देखा गया है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। देन इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल है काफ़ी टाइम से, अगर आप देखेंगे। सो इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी जो आरबीआई का है ना हमारे फाइनेंशियल 2026 के लिए, वो 2% का है। बहुत देखो उनकी टॉलरेंस लिमिट का बिल्कुल नीचे का लेवल है। इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो भी 3.1% हो गया है, काफ़ी बड़ा है। 2014 में सिर्फ 1.7% था। अब हम लोग कैपिटल मार्केट्स की बात कर लेते हैं, उसमें उनका क्या क्या योगदान रहा है 2025 में डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए। इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट्स में कोई उनके साथ फ्रॉड ना करे, इन्वेस्टर के राइट्स, काफ़ी कुछ करने के लिए सेबी, देखिए ऑब्वियसली सेबी तो पूरा ध्यान रखता है आपके कैपिटल मार्केट्स का। सो एक सेबी ने एक न्यू टूल लॉन्च की थी October 1st 2025 को, अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ यूपीआई आईडीज एंड बैंक डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, के उनके साथ कोई फ्रॉड करके उनका पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। इसके साथ साथ छोटी सिप लॉन्च की गई थी कि आप सिर्फ 250 से भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो। देन MF लाइट भी लॉन्च किया गया है, विच इज़ सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सो जो भी नए प्लेयर्स हैं जो आना चाहते हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में, पर देखो इतना बड़ा बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, तो वो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर सकते हैं। देन सेटलमेंट भी जो है आपकी T+1 सेटलमेंट है।
जिससे क्या है आपका, आपने अगर आज ट्रांजैक्शन किया है तो आपके नेक्स्ट डे पूरी सेटलमेंट हो जाती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन फाइनेंस में भी बहुत काम किया है आपके डिपार्टमेंट ने। क्या क्या, सबसे पहले हम लोग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। ये आपको पता होने चाहिए अगर आप क्लासेस देखो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की अटेंड की होंगी। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनका पैसा आपके एनवायरनमेंट के फ़ायदे में ही लगना चाहिए। सो 21,697.40 करोड़ आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रेज हुए हैं ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू। और ये अब सारा पैसा 2025 में आपके ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की भी देखिए कौन देखता है, DEE ही देखता है। तो इसमें भी उन्होंने काफ़ी अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। 3000 प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, आपके अप्रूव हो चुके हैं बाय मिड 2025। इसके साथ साथ NIIF प्राइवेट मार्केट फंड भी लॉन्च किया गया था विद टारगेट ऑफ $1 बिलियन, और अभी तक $750 मिलियन की कमिटमेंट्स उन्हें ईयर एंड तक आ चुकी है। स्वामी फंड, इसके बारे में भी हमने बीते दिनों आपकी क्लासेस में बात की थी। सो हाउसिंग फंड है स्वामी फंड आपका, उसमें 44,654 करोड़ रुपीज़ आपके ऑलरेडी अनलॉक किए जा चुके हैं। देन डिजिटल फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। उसमें तो देखो हमें पता ही है, इंडिया स्टैक बहुत ही आपका ग्लोबल लेवल पर हमारे UPI को सराहना मिल रही है। सो अगर आप देखें तो UPI को सिंगापुर में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, इवन कि कतर में भी आपका UPI चलता है। सेंट्रल KYC बनाई गई है। सो ऑब्वियसली एक सेंट्रल लेवल पर आपके जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको KYC किसी भी सिटीज़न की अवेलेबल हो जाती है एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ साइबर के लिए देखिए काफ़ी काम वो लोग करते ही रहते हैं। और क्या क्या है, तो जो फाइनेंस कमीशन बनती है ना, देखो जिसने बताना है कि कैसे सेंटर का रिवेन्यू डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो भी कौन देखता है, कमीशन को फैसिलिटेशन कौन करता है, आपका DEA ही करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही करता है। तो 16th फाइनेंस कमीशन बनी है, इसके बारे में भी हमने सब कुछ पढ़ा था और ये DEA ने ही उसे फैसिलिटेट किया है। देन मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड की है जो कि सेक्टर क्लासिफिकेशंस को अपडेट करेगी to make it easier for private capital to flow into new age infrastructure like EV charging and data centers। देखो कमेटीज़ ना बनती रहती हैं, हर डिपार्टमेंट की बनती रहती है, जिससे ना काम आसान हो सके, वो गाइड कर सके कि हमें बेस्ट तरीका क्या है काम करने का। नेक्स्ट इज श्री प्रवीण वशिष्ठा जी, अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। चलिए अब हम कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपकी एपेक्स इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन है। इनका काम क्या है, हमारे पूरी कंट्री के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी सरकार का काम है उसमें विजिलेंस रखना कि कोई भी गलत काम तो नहीं हो रहे, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हो रही। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली काम करते हैं, किसी डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आती आपकी CVC। चलिए CVC 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी, के संथानम कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये कमीशन बनाओ ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था अंडर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में जाके। अब इस कमीशन के ना आपके मल्टी मेंबर बॉडी होती है। सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं इस कमीशन के, और विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं जो अपॉइंट करने होते हैं, और ये ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं अपॉइंट होने चाहिए। करंटली आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, और विजिलेंस कमिश्नर एक हैं श्री AS राजीव जी, और दूसरे अभी हमने देख लिया है श्री प्रवीण वशिष्ठा जी, जिन्हें अभी अपॉइंट किया गया है। चलिए अपॉइंटमेंट जो होता है ना आपके, चाहे हम लोग CVC की बात करें या फिर विजिलेंस कमिश्नर्स की बात करें, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और किसकी एक ना कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी, वो रिकमेंड करती है नाम और फिर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कमेटी में 3 लोग होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होते हैं उस कमेटी के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन दी लोकसभा। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनता है लोकसभा में, जिनकी पार्टी को 10% से ज़्यादा वोट मिले होने चाहिए, वो एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है। चलिए टेन्योर क्या रहता है इनका, 4 इयर्स रहता है जिस डेट से इन्हें अपॉइंट किया गया है, या फिर जब तक ये 65 साल की नहीं हो जाते। इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी तब तक ये ऑफिस देखते हैं। और अगर एक बार इनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो ये नहीं है कि उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। फंक्शंस क्या क्या रहते हैं आपके इस कमीशन के,
ऑब्वियसली उन्हें डेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जिसे सीबीआई कहते हैं ना, सीबीआई पर भी सुपरिटेंडेंस मिलती है इन केसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब कि वो केसेस आपके इस कमीशन के पास ही आएंगे। वो आपकी इंक्वायरीज कर सकते हैं इनटू कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट हाई रैंकिंग सेंट्रल ऑफिशियल्स, एंड इनको पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं इस कमीशन के पास। ये समन इशू कर सकते हैं, विटनेसेस बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। सो ये बात याद रखनी है, जो आपकी सीवीसी है ये किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आती, ये अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये रिस्पॉन्सिबल है ओनली टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका देखिए, अभी विजिट हुई थी हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो कि आपके प्रेसिडेंट हैं यूएई के, वो भी इंडिया आए थे। तो क्या क्या आउटकम, देखो कोई भी आता है तो हमें पता है कि पूरे आपके काफ़ी एमओयूज़ काफ़ी कुछ साइन होता है, तो इन यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या इंडिया और यूएई के बीच में साइन हुआ है। सो ट्रेड में आपका USD $200 बिलियन का देखो हमारा गोल है। सो 2022 में हमारा सेपा उनके साथ साइन हुआ था और उसमें हमारा ट्रेड टारगेट है कि $200 बिलियन करना है बाय 2032। और देखो काफ़ी इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं, जैसे कि भारत मार्ट है, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, भारत अफ्रीका सेतु है। तो ये सब ना मिलके ही लॉन्च किए गए हैं दोनों कंट्रीज़ द्वारा। क्यों? क्योंकि जो इंडियन बिजनेसेस हैं उनको मार्केट एक्सेस देनी है तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरेशिया, तो इसमें हमारी ऑब्वियसली जो आपकी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो मदद कर रही हैं। इसके साथ साथ गिफ्ट सिटी को भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यूएई's फर्स्ट अबू धाबी बैंक एंड ग्लोबल लॉजिस्टिक्स जायंट डीपी वर्ल्ड वो भी अपने ऑपरेशंस गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाएंगे। इसके साथ साथ धुलेरा पार्टनरशिप है। सो आपका लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इन गुजरात, और इसमें यूएई इन्वेस्ट करेगी और पार्टनर करेगी इन बिल्डिंग अ मेगा इंडस्ट्रियल हब इन धुलेरा। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी देखिए काफ़ी आउटकम्स आपके निकल के आए हैं। सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, तो इंडिया का जो सीडैक है और यूएई का G42 है वो कोलैबोरेट करेंगे सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने के लिए इंडिया में अंडर AI इंडिया मिशन। स्पेस में भी देखिए यूएई की स्पेस एजेंसी और हमारी जो इन स्पेस है वो डेवलप करेगी नई नई, देखो ये लोग आपस में ना एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, मिलके चीज़ें करते हैं। एनर्जी के सेक्टर में 10 ईयर LNG डील, तो HPCL ने डील साइन की है ADNOC गैस के साथ जो यूएई की है टू सप्लाई 0.5 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस एनुअली स्टार्टिंग इन 2028। और इसके साथ साथ इंडिया का देखिए शांति एक्ट पास हुआ था, उसके बाद जो दोनों नेशंस हैं दे विल एक्सप्लोर कोलैबोरेशन इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस। शांति एक्ट के बारे में नहीं पता है, पिछली क्लासेस देख लेना, उसमें हमने अच्छी तरह से सारे एक्ट्स आपके दिसंबर की क्लासेस में बात की थी। डिफेंस में भी ऑलरेडी हमारी देखो काफ़ी एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, उसी पर ही हमारी बात हुई है। और इसके साथ साथ हम लोग देखिए इतना DRDO बना रहा है, इतना हम लोग इंडिजीनियसली अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए बायोसेलर रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं यूएई के साथ। और कल्चर रिलेटेड, सो हाउस ऑफ इंडिया अबू धाबी में एक बनाई जाएगी, कल्चर स्पेस रहेगी जिसमें इंडिया आर्ट हेरिटेज और आर्कियोलॉजी दिखाई जाएगी। डिजी लॉकर को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, सो यूएई इंटीग्रेट करेगा इंडिया के डिजी लॉकर को विद इट्स प्लेटफॉर्म। एंड नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, तो यूएई आर्टिफैक्ट्स देगा फॉर अपकमिंग म्यूजियम एट लोथल गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर चेयर्स 88th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी। तो इस बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। ये एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स इन आर कंट्री, और ये स्टैट्यूटरी है आपकी, ये किसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट की गई है? सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस बोर्ड के आपके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। टोटल इस बॉडी में 47 मेंबर्स होते हैं, जिसमें MPs होते हैं, NGOs के मेंबर, कंजर्वेशनिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, काफ़ी लोग होते हैं। तो इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। देखो 47 मेंबर्स का तो हमेशा मिलना मुश्किल है, तो एक स्टैंडिंग कमेटी रहती है।
और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इसे चेयर करते हैं यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, और इसी की मीटिंग हुई थी ये 88 जिसकी हमने ऊपर बात की थी। इसका मैंडेट क्या है स्टैंडिंग कमेटी का? कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, नेशनल पार्क्स या सेंचुरी, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो उनके कोई विसिनिटी के आसपास कोई भी है उसे पास करना, उसको रिव्यू करना और देखना कि अप्रूव करना है या नहीं। और सेंसिटिव एरियाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं कोई प्रोजेक्ट हो सकता विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। इस स्टैंडिंग कमेटी की क्या कॉम्पोजिशन रहती है? तो चेयरपर्सन तो हमने देख लिया कौन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन भी आपके मिनिस्टर ही होते हैं, एंड मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, नॉट मोर देन 10 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय वाइस चेयरपर्सन फ्रॉम द मेन बोर्ड। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्चेस रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स टू प्रमोट एथिकल गवर्नेंस एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनवरी 1926 को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। और ये जो इंडेक्स है देखो, इसको पहले इसके आइडिया इसके बारे में बताया गया था बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी। इसमें क्या है, ग्लोबल लेवल पर सारी कंट्रीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है। अभी तक देखो क्या है, जीडीपी के बेस पे रैंकिंग होती है, मिलिट्री के बेस पे, लेकिन उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड असेसमेंट भी होनी चाहिए सारी कंट्रीज़ की, और उसी पे इस इंडेक्स को अनवील किया गया था। और अब फाइनली इस इंडेक्स का काम पूरा हो चुका है, ऑफिशियली इसको लॉन्च किया जा चुका है। इसके इंडेक्स पर 3 इयर्स का रिसर्च हुआ है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड IIM मुंबई। तो ये जो इंडेक्स है ना आपका, इसका एक तरह से फर्स्ट एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 कोर पिलर्स पर आपका बेस्ड है और इसमें 154 कंट्रीज़ को इवैल्यूएट किया गया है, 7 डायमेंशन, 15 एस्पेक्ट्स और 58 इंडिकेटर्स पर। एंड इसमें क्या है, इस इंडेक्स में बेसिकली क्या फंडामेंटल क्वेश्चन है जो आंसर होता है, दैट हाउ रिस्पॉन्सिबली डज अ नेशन एक्सरसाइज इट्स पावर। तो उनका कितना रिस्पॉन्सिबली वो कर रहे हैं, उसमें उनकी इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो उनके सिटीजन्स के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल जस्टिस, इक्विटी दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं, नहीं, एनवायरनमेंट के प्रति भी आती है, और एक्सटर्नल बाहरी देशों के प्रति, ग्लोबल पीस, इसमें भी जो है इन सारी तीनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है। चलिए ग्लोबल रैंकिंग्स भी देख लेते हैं 2026 में जो उन्होंने दी है। सो ये इनॉग्रल रिपोर्ट है, एंड इसमें जो फर्स्ट है वो सिंगापुर को रैंक मिला है कि वो सबसे रिस्पॉन्सिबल नेशन है, लीडिंग इन इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड सोशल वेलबींग। सेकंड स्विट्ज़रलैंड आया है, और थर्ड आपका डेनमार्क है। इंडिया का रैंक 16th रहा है, मतलब इंडिया का रैंक आगे रहा है अगर हम इटली, फ्रांस या पोलैंड की भी बात करें। यूएसए को 66th रैंक मिला है, क्योंकि बहुत गैप्स हैं उनके बिटवीन इकोनॉमिक पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट्रिक्स। एंड 68th रैंक मिला है चाइना को। और लास्ट रैंक जो 154th मिला है वो मिला है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। चलिए नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिसका बेस ईयर है आपका 2011-12, तो दिसंबर 2025 के लिए लॉन्च किया जा चुका है। देखिए आपका जो IIP होता है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इनका 40.27% का वेटेज होता है, इसलिए ये वाला इंडेक्स भी जानना ज़रूरी है। तो दिसंबर 2025 में आपका जो सेक्टर है ये आपका एक्सपैंड हुआ है 3.7% से। और ये जो है आपका ऑब्वियसली दिसंबर 20, अगर हम ईयर के बेस पे करें ना इवैल्यूएट, तो आपका दिसंबर 2024 से नीचे है, लेकिन अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें तो नवंबर 2025 से आगे है। तो हम लोग देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। आपका जो इंडेक्स है वो 175.7 पॉइंट्स आया है, और क्या क्या रीज़न है, किस किस सेक्टर्स की वजह से ये ग्रो हुआ है 3.7%। आपके 5 सेक्टर्स ने ग्रोथ दिखाई है, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स एंड कोल। और 3 सेक्टर्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है। तो ये 8 सेक्टर्स हो गए आपके पूरे। और अगर हम क्यूमुलेटिवली अप्रैल टू दिसंबर पूरे टाइम की बात करें, उसमें क्यूमुलेटिव ग्रोथ आपका आता है कोर इंडस्ट्रीज़ का 2.6%, और पिछले साल इसी पीरियड में ये 4.5% है, यानी कि हम जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो कम हो रही है। चलिए इंडेक्स के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। 40.27% का वेट होता है इन इंडस्ट्रीज़ का, इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैंने आपको अभी भी बताया था। और इसे कंपाइल्ड और रिलीज़ करता है इस इंडेक्स को ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और चलिए अब मेजर सेक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं। सीमेंट एंड स्टील जो है उसमें ऑब्वियसली हमने ऊपर भी देखा कि ग्रोथ देखी गई है,
एंड क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग एक्टिविटीज़ में पुश आ रहा है, उसकी वजह से आपके सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर में ग्रोथ देखी जा रही है। और देखो आपको ना रीज़न भी अगर तो हल्के हल्के ना पता होना चाहिए कि अगर किसी सेक्टर में ग्रोथ आ रही है उसका हो क्या मेजर रीज़न हो सकता है। आपके आरबीआई के लिए डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे बनेंगे। इवन कि हो सकता है आप लोग अगर एसबीआई किसी कोई भी पीओ एग्ज़ाम देते हो ना, उसमें भी इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव में आपको अच्छा एक इससे पुश मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें भी आपकी ग्रोथ देखी गई है। सो आपके पिछले 2 मंथ इसके कॉन्ट्रैक्शन हुए थे, लेकिन इस मंथ इसमें ग्रोथ देखी गई है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है, और जब देखो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी उनकी बढ़ेगी। और एनर्जी ड्रैग के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। सो जो भी हाइड्रोकार्बन सेक्टर है ना, उसमें अभी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस रहते हैं। क्रूड ऑयल जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस में है। हमने ऊपर भी देखा कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन आया है, और ये मिड 2021 से चल रहा है कि क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन ही हो रहा है ड्यू टू एजिंग वेल्स एंड ऑपरेशनल इश्यूज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन फील्ड्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंड सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स टू स्ट्रेंथन यूज़र फ़ी पेमेंट्स। तो उन्होंने इसे नोट किया है अमेंड और नोटिफाई किए हैं आपके सेंट्रल मोटर व्हीकल सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2026। ये बेसिकली क्या है, देखो टोल कलेक्शन होता है, आपको पता है हम हाईवे यूज़ करते हैं, हम फास्टैग के थ्रू होता है। अब ना उन्होंने इसमें काफ़ी जो राइट्स हैं, व्हीकल ओनरशिप ऑपरेशन, काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस लेकर आए हैं। और ये क्यों किया गया है कि कोई भी टोल इवेजन करता है ना, टोल नहीं पे करता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए लाया गया है। क्योंकि देखो गोइंग फॉरवर्ड ना हमारी सरकार मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम ला रही है कि आपको बैरियर्स पर रुकना भी नहीं है, आपका अपने आप कट जाया करेगा आपके जो फास्ट टैग्स है उसके थ्रू अपने आप आपका टोल कटा करेगा, आपकी बैरियर लेस टोलिंग रहेगी, आपको रुकना ही नहीं है किसी प्लाजा पे। तो लेकिन इस सिस्टम के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि वो रूल्स अमेंड करते, टोल एवेजन होने के चांसेस क्योंकि बढ़ जाएंगे। चलिए, अब इसमें सबसे पहले उन्होंने अनपेड यूज़र फ़ी का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए हैं। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, उसमें कोई भी व्हीकल है जो पास करता है और वो पेमेंट नहीं देता है, उनकी पेमेंट नहीं होती है सक्सेसफुली, तो उसे अनपेड यूज़र फ़ी में डाला जाएगा। और देखिए अगर एक बार व्हीकल हाईवे से चला गया तो बहुत मुश्किल होता है ना, आप कहाँ से रिकवर करते फिरोगे। सो अब क्या होगा, ये जो ड्यूज़ हैं वो डिजिटली टैग हो जाएंगे टू व्हीकल्स परमानेंट रिकॉर्ड इन दी वाहन डेटाबेस। अब मतलब बच नहीं सकते अगर आपने नहीं दिया टोल। देन सर्विस लिंक्ड एनफोर्समेंट भी रहेगी, सबसे सिग्निफिकेंट चेंज है। तो कुछ सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी यूज़र के लिए अगर आपने ये फ़ी नहीं दिया। कोई भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं आप कर सकते हो जब तक आपके सारे ड्यूज़ नहीं टोल पे क्लियर्ड हैं। देन फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल भी नहीं होगा जब तक टोल आपके क्लियर नहीं होंगे। नेशनल परमिट्स नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए अपने टोल्स फीस पूरी पे करो। देन डॉक्यूमेंटेशन में भी अपडेशन की है। फॉर्म 28 मिलता है ना, अगर आपको पता होगा, आप कभी भी सेल परचेज़ करते हो व्हीकल्स का अपने। सो एप्लीकेंट्स जो हैं उनको डिस्क्लोज़ करना है फॉर्म में कि कोई अनपेड यूज़र फ़ी तो नहीं है उस व्हीकल पे। एंड इन रूल्स, अमेंडेड रूल्स जो है आपके आप इम्बाइब हो जाएंगे फॉर्म 28 में, और इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस हो जाएगा आपके फॉर्म 28 के इन पोर्शंस का। देन बैरियर लेस टॉलिंग के लिए देखो बेसिकली ये सब कुछ हुआ है, क्यों वो ये कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, क्योंकि हम मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम इंडिया में अब बनाना चाहते हैं जिसमें फ़िज़िकल बैरियर्स नहीं होंगे। और क्योंकि देखो हम ना फास्टैग बैलेंस लो होता है तो क्या होता है, बैरियर पे गाड़ी रुक जाती है, आपको टाइम लगता है पीछे वालों को। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए अब ये हो रहा है, अगर किसी का फास्टैग बैलेंस लो है, नहीं कटा है, तो वो उनके व्हीकल के साथ टैग हो जाएगा, आप पे कीजिए। चलिए नेक्स्ट है द लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज्ड ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स दिसंबर 2025, और इसका बेस ईयर आपका क्या है, 2019 है। सो दोनों इंडेक्सेस में इस महीने के लिए दिसंबर 2025 के लिए डिक्रीज़ देखा गया है। तो -0.28 पॉइंट है फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड -0.27 फॉर रूरल लेबरर्स। तो बहुत ही ज़्यादा देखो पॉइंटों में डिक्रीज़ है, ऐसे कुछ इतना सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है।
ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2025 में इन्फ्लेशन देखी गई है आपकी एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए 0.04% और रूरल लेबरर्स के लिए 0.11%। देखो इन्फ्लेशन बहुत ही कम है। और फूड इन्फ्लेशन की मैं बात करूँ तो वो तो नेगेटिव में ही चल रही है हमारे बहुत टाइम से। एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए फूड इन्फ्लेशन -1.80% है और रूरल लेबरर्स के लिए -1.73%। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स इक्विटी सपोर्ट टू सिडबी। सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इसमें कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इक्विटी सपोर्ट ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज़ टू सिडबी। ये देखिए क्यों कैपिटल इन्फ्यूजन की जा रही है। जो सिडबी है वो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर को केटर करता है, तो जब उनके पास पैसा होगा तभी तो वो आगे उनको फंड्स देंगे, उनको सारा सपोर्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या इक्विटी सपोर्ट रहेगा। जो फंडिंग है उसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेज करेगा और 3 साल में ये फंडिंग दी जाएगी। कैसे होंगे ट्रांशे आपके 25-26 के लिए 3,000 करोड़ मार्क्ड है एंड 26-27 के लिए 1,000 करोड़, 27-28 के लिए 1,000 करोड़ मार्क्ड है। तो पूरा आपका 5,000 करोड़ हो गया। और जो एमएसएमई बेनिफिशरीज़ हैं इससे एक्सपेक्टेड है कि इस फंडिंग के बाद वो ग्रो होंगे आपके 1.02 करोड़ बाय 2028। और क्यों इसकी ज़रूरी थी? देखो जो सिडबी है ना वो बेसिकली एमएसएमई के लिए लोन्स देता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और उनके लिए डिजिटल कोलेटरल फ्री प्रोडक्ट्स काफ़ी कुछ लॉन्च करता रहता है। अब जब वो इतने लोन्स देगा सिडबी तो उसके रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ जाएंगे ना। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, हमें पता है कि को लोन्स होते हैं आपके, उनके साथ रिस्क अटैच होते हैं। कोलेटरल नहीं होगा तो रिस्क आपका ज़्यादा होगा, है ना। और देखो जब रिस्क वेटेड एसेट ज़्यादा है तो यानी कि आपको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो मेंटेन करनी पड़ेगी वो भी ज़्यादा होगी, है ना। CRAR जिसे हम बोलते हैं, नहीं पता है तो रेशियोज का ना चैप्टर जाकर देख लेना आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में। क्योंकि पता है क्या है, कुछ चीज़ें ना आप चाहे पीओ का एग्ज़ाम भी दे रहे हो ना आपके लिए ज़रूरी है। तो रेशियोज़ का, फाइनेंस का, बैंक्स वाला ना एटलीस्ट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट चाहे वो RBI के लिए, पर फिर भी देख लो कोर्स के अंदर जो भी कोर्स फॉलो कर रहे हैं। चलिए वो 14.5% रहेगी जब ये इन्फ्यूजन वो कर देगी सरकार 5,000 करोड़ की, तो सिडबी का CRAR रेशो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत क्रिटिकल है कि क्यों, इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी रहेगी। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी तो अच्छा, ये नहीं ना कि बाद में वो डूब जाए, उनका सारा ऑर्गेनाइजेशन ही बैंकरप्ट हो जाए, तो उसके लिए भी ये सब ज़रूरी है। चलिए सिडबी के बारे में देख लेते हैं। तो इसे अप्रैल 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और सिडबी जो है वो प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर MSME सेक्टर इन इंडिया। और इनडायरेक्ट फाइनेंस देती है, यानी कि रीफाइनेंस देती है। जो भी बैंक्स, NBFCs, MFIs कोई भी लोन देता है ना स्मॉल बिजनेसेस को, उनको आगे रीफाइनेंस करता है सिडबी। डायरेक्ट फाइनेंस भी देती है। उनके प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक स्माइल विच इज़ सॉफ्ट लोन फंड फॉर MSMEs, जिसमें डायरेक्टली वो MSME को लोन देते हैं, कोई भी बैंक्स के थ्रू नहीं जाता। वेंचर कैपिटल भी हैं, फंड फॉर स्टार्टअप्स को मैनेज करता है सिडबी आपका। देन नोडल एजेंसी है फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, इसको ही देख रेख यही करती है। देन आपका उद्यमी मित्र पोर्टल, इनको भी वो ऑपरेट करती है टू सिंप्लीफाई लोन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स। और करंटली आपके सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री मनोज मित्तल जी। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ अटल पेंशन योजना एंड एक्सटेंशन ऑफ फंडिंग सपोर्ट फॉर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड गैप फंडिंग टिल 2030-31। तो उन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ा दिया है। अटल पेंशन योजना आपकी May 9, 2015 को लॉन्च की गई थी। इससे पहले स्वावलंबन स्कीम हुई थी, उसको रिप्लेस किया था स्कीम ने। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी एडमिनिस्टर करती है। एलिजिबिलिटी क्या है देख लेते हैं। देखो इसकी योजना के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्कीम्स जो होती हैं ना, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलिए एज ब्रैकेट क्या है, ये सारे इंडियन सिटीजन्स जो 18 से 40 साल के बीच में है उनके लिए इस योजना ओपन है। उसके लिए उनको एक सेविंग्स बैंक अकाउंट ज़रूर उनका होना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट उनका होना चाहिए। इसमें जो भी पैसे आप डालते हो वो देखो आपके लिए आगे पेंशन देंगे आपको।
वो भी हम देख लेते हैं कि कितनी गारंटेड मिनिमम पेंशन है। हाँ, एक और बात, अक्टूबर 1 2022 से ना पहले क्या होता था, कोई भी सिटीज़न आपका 18 to 40 की एज ग्रुप में इसमें इन्वेस्ट कर सकता था, मतलब उन्हें पेंशन मिलेगी इस योजना में जा सकता था। पर अक्टूबर 1 2022 के बाद क्या किया, कोई भी सिटीज़न है ना जो इनकम टैक्स पे करता है वो स्कीम में नहीं पार्ट ले सकता, वो इनएलिजिबल हो जाता है। तो ट्रिपल बेनिफिट स्ट्रक्चर रहता है इसका, यानी कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। लिखो, बेनिफिट्स कब शुरू होंगे, जब आप 60 के हो गए, यानी रिटायरमेंट एज पे मिलती है आपको मिनिमम पेंशन। तो इसमें ना 5 पेंशंस हैं, 1000, 2000, 3, 4 और 5000। तो ये 5 है। इसके हिसाब से आप डिसाइड करो, मुझे 60 पे 2000 चाहिए, 3000 चाहिए। और जिस भी एज पे जाते हो ना, मानो मैंने 30 साल की उम्र में किया और मुझे 5000 पर मंथ चाहिए, तो कैलकुलेट करके वो बता देंगे कि आपको हर महीने कितना पैसा डालना है, कंट्रीब्यूट करना है, और आप करोगे। और बाकी जो गैप है वो सरकार फंड करती है। देन स्पाउस की भी सिक्योरिटी रहती है, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो सेम पेंशन आपके स्पाउस को मिलती है। देन अगर मानो कि सब्सक्राइबर की भी डेथ हो गई, उसके बाद स्पाउस की भी होगी, तो जो एक्यूमुलेटेड पेंशन होगी ना, जो कॉर्पस होगा, वो सारा नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये ट्रिपल बेनिफिट स्ट्रक्चर इसका रहता है। कंट्रीब्यूशन और एग्जिट भी देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली, जो भी आपका बैंक अकाउंट आपने लिंक करवाया है और जैसे भी आप चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर, जैसे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो आपके उसमें से कटते रहते हैं। अगर आप पेमेंट को डिले करते हो तो आपको एक पेनल्टी लगती है, ₹1 फॉर पर ₹100 ऑफ कंट्रीब्यूशन आपको मिस पेमेंट्स के लिए चार्ज होता है। एग्ज़िट क्या है, एग्ज़िट 60 से पहले देखो जनरली परमिटेड नहीं है, लेकिन कुछ आपके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि कोई टर्मिनल इलनेस है या डेथ हो गई है सब्सक्राइबर की ही, तो क्या फ़ायदा, स्कीम को फिर तो बंद आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है, फ्रॉम सेविंग्स टू स्ट्रेंथ एम्पावरिंग इंडियाज़ गर्ल्स थ्रू सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपकी फाइनेंशियल स्कीम है। तो 11 साल हो चुके हैं इसे, और इम्पैक्ट देख लेते हैं अभी तक हम कितने अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। 4.53 अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। ये गर्ल चाइल्ड के लिए बेसिकली होता है। एंड टोटल डिपॉजिट्स इसमें 3.33 लाख करोड़ के हो चुके हैं। और करंटली इंटरेस्ट रेट आपका 8.2% इसका चल रहा है। देखो वो बार बार जो है सरकार बताती रहती है, आपका ये क्वार्टरली बताया जाता है क्या इंटरेस्ट रेट है। करंटली 8.2% चल रहा है। चलिए फीचर्स देख लेते हैं हम इसका। इसमें भी आपका ट्रिपल टैक्स बेनिफिट रहता है, एग्जाम्पशंस बहुत मिलती हैं। तो एलिजिबल कौन है, कोई भी गर्ल चाइल्ड फ्रॉम बर्थ अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज, इतने ही उम्र में आप उनका ये खाता सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट की जो रेंज है 250 रुपीज़ मिनिमम है, मैक्सिमम 1.5 लाख है पर फाइनेंशियल ईयर। टेन्योर जो है 15 ईयर्स के लिए डिपॉजिट्स होते हैं, और 21 ईयर्स की एज में अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाता है। इंटरेस्ट रेट अभी 8.2% है। क्वार्टरली आपका नोटिफाइड होता है और एनुअली क्रेडिट होता है खाते में। टैक्स बेनिफिट क्या है, 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट और मैच्योरिटी जो है दोनों टैक्स फ्री हैं। अब देखो एम्पावरमेंट के लिए है, और इसमें क्या क्या और फीचर्स हैं एम्पावरमेंट के लिए। तो ऑपरेशनल कंट्रोल, जैसे ही वो जो गर्ल चाइल्ड है वो 18 ईयर्स की हो जाती हैं, वो फुल कंट्रोल ले सकती हैं अकाउंट का। एंड एजुकेशन के लिए विड्रॉल भी अलाउड है। सो 18 साल की उम्र के बाद, या फिर जब 10वीं कक्षा पूरी कर ली है गर्ल चाइल्ड ने, 50% बैलेंस विड्रॉ किया जा सकता है उनकी हायर एजुकेशन के लिए। 21 की एज पे तो देखो मेच्योरिटी हो जाती है, तब तो पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले 18 ईयर्स या क्लास 10th होने के बाद 50% निकाल सकते हैं। और प्री मैच्योर क्लोजर भी अलाउड है, अगर शादी हो जाती है 18 साल के बाद उस लड़की की, और या फिर कोई एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई है, तो प्री मैच्योर क्लोजर भी हो सकता है बिफोर 21 ईयर्स ऑफ एज। और ये अकाउंट पोर्टेबल है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, बैंक, कहीं भी ब्रांच में आप इसे पोर्ट कर सकते हो। चलिए ये क्लास आपकी यहीं तक थी, और जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, आरबीआई ग्रेड बी, इवन कि आपके एसबीआई, आपके पीओ एग्ज़ाम्स होते हैं, आरआरबी का हुआ, आईबीपीएस का हुआ, सबके लिए ये बैच है आपका। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस वीडियो क्लासेस मिलती हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलती है आशुतोष सर की। सारा सिलेबस आपका एक ही जगह पे कवर हो रहा है, सारे लेवल्स का, क्यों अलग अलग जगह पे आपने भागना है। कोर्स लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड 2 आपके वर्जन्स रहते हैं इस कोर्स के, स्टैंडर्ड एंड प्रो वर्जन। स्टैंडर्ड आपका टोटली ऑनलाइन रहता है, और ये 55% ऑफ चल रहा है अभी इस पर, तो 4899 का मिलेगा बस।
और आपका प्रो वर्जन जो है उसमें आपका ऑनलाइन तो सब रहता ही है, प्लस आपको आरबीआई फेज़ 2 की बुक्स डिलीवर होती हैं घर पे, और उस पे 60% ऑफ है 8499 में, वो आपको मिल जाएगा। इसे लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी जाइए पढ़ाई शुरू कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पर मैसेज कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।